हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे हो। विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन बैक बेंचर सीरीज 2.0। और आज हम लोग अपनी बैक बेंचर सीरीज के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी 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 हैप्पी एंड एक्साइटेड टू टेल यू ऑल कि हमने ये जर्नी साथ में तय करी और पहले से लेके आखिरी चैप्टर तक हमने सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ वन शॉट में खत्म करा है। और आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने हमारा आखिरी बहुत ही प्यारा, अमेजिंग और क्यूरियोसिटी भरा चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी। सर, चाहे वो मैडम क्यूरी की जर्नी हो या फिर वो शर्नोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर का फेलियर हो या फिर वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे हुए बम हो, हर जगह रेडियो एक्टिविटी या फिर जो न्यूक्लियस है उसका डिसरप्शन हमेशा हमें चौंकाता है। और वो प्रूव करता है कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन द न्यूक्लियस एंड द एटम देमसेल्फ। और वही एक्युमुलेट करके ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर क्रिएट करते हैं जिससे कि बड़े बड़े फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, बड़े-बड़े रिएक्टर्स बनते हैं, एनर्जीज में हेल्प भी करते हैं। इट हैज द प्रोस एंड द कॉन्स इन बोथ द वेज। और हम लोग आज इनको बेसिक से बिल्कुल डिकोड करेंगे। आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द चैप्टर विद मी एंड यू ऑल हैव द पेन एंड कॉपी विद यू। चैप्टर छोटा सा है यार, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें और बहुत ही लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं आपसे। ज्यादा घुमाने का टाइम नहीं है, ज्यादा घुमाने का स्पेस नहीं है टीचर के पास, उनको उन्हीं क्वेश्चंस को ही पूछना पड़ेगा। तो कॉपी पेन निकाल के साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर को। दिस इज द टीम। अब मैं आज इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज अब सबको पता है हु इज टीचिंग व्हाट इन योर स्टडीज, बिल्कुल बाय द वे इट्स द लास्ट चैप्टर। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की, कुछ कंटेंट जो हमें पता है पहले से, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको कुछ भी पता है या फिर नहीं पता है। हाँ, बस वो जो बात है आपको पहले से बेसिक पता होनी चाहिए, उसको थोड़ा जल्दी गो थ्रू करेंगे हम लोग। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं उसमें, उनसे बनने वाले आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। जैसे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोप क्या है, बार क्या है और टोन्स क्या है। इनकी डिस्कशन करेंगे हम लोग। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना क्या है, कौन कौन सी रेस निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा कौन सी रेस होती हैं, किसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन्स या फिर चार्ज क्या कैरी करती हैं आपस में ये, न्यूक्लियर डिके कैसे होता है, कैसे चेंजेस आते हैं एनर्जीज में और इक्वेशंस में जब भी एक अल्फा बीटा या गामा निकलता है एक एटम से, या फिर अगर वो ऐड होता है तो क्या होता है इन जनरल। रेडियो एक्टिविटी के यूज क्या है, डेंजर, सेफ्टी, फिजन और फ्यूजन के हमारे कुछ टाइप्स और उसके प्रोसेसेस। चलो भाई, चालू करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। दैट इज हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एटम। हमें पता है कि एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम। और उस एटम का भी सब डिवीजन है। हमें ये बात पहले नहीं पता थी, जो डेल्टन्स की थ्योरी थी हमें पढ़ा हुआ है, उसमें बोला गया था कि भैया सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको एटम माना गया है, दिस इज नॉट फर्दर डिवाइडेड। लेकिन लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि भैया एटम भी मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल। इसकी थ्योरी में को पता है भैया कि कौन कहाँ पे रहता है। हमें पता है कि सबसे छोटा जो हमारे लिए है वो है, वो है, आप बताओ कमेंट करके, सबसे छोटा क्या है अभी तक एज ऑफ नाउ, व्हाट फंडामेंटल पार्टिकल दैट वी हैव गॉट या फिर रिसर्च और डिस्कवर्ड जो सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बट बाय द वे अच्छा पता होगा कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे रहते हैं छोटू छोटू से प्रोटॉन्स और छोटू छोटू से न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपस में साथ में रहते हैं, तो मतलब दे आर in the cluster, they are combined together inside the nucleus। और न्यूक्लियस मिलके बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस व्हाट वी सी आर द shells or the orbits where the electrons keeps on revolving in the k element shell। हमें पता है उसके बाहर क्या होता है सर, उसके बाहर शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं, रह सकते हैं, और अलग अलग ऑर्बिट्स पे अलग अलग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे बात करते हैं अगर हम लोग पहली ऑर्बिट का, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा के शेल, तो हम बोलते हैं हमारा के शेल। तो उस के शेल में जो पहली पहली ऑर्बिट है नन्ही सी मुन्नी सी, यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकते हैं। वैसे बात करते हैं अगर इसके बाद, तो देयर वी कैन गो फॉर एल। के बाद आता है एल। एल में हमारे पास आ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। दैट वी नो कि भैया अगर हम एल की बात करेंगे तो एल में हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं अपने साथ, मतलब उस शेल के साथ टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन एल वी कैन हैव 8। ऐसे ही के एल के बाद एम आती है, एम में वी कैन गो टू 18 इलेक्ट्रॉन एज अ टोटल, एंड के एल एम के बाद आएगा एन, यहाँ पर हम बात करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स के अकोमोडेशन की। और जैसे जैसे ये शेल बढ़ती जाती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाते हैं। अच्छा, ये बात तो हमको पहले से पता है सर, ये तो हम लोग ने बेसिक क्लास
9 नहीं पढ़ा हुआ है, क्लास 8 नहीं पढ़ा हुआ है, ये डिवीजन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हमें वही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट sodium. Let's take the example of sodium. Sodium, whose atomic number is 11 and mass number is 23, so we can characterize it as कि इसका जो atomic number है वो define करता है, जो हमारा ये atomic number है, तो ये हमारा atomic number है, it defines the number of, it defines the number of, defines the number of protons, number of प्रोटॉन्स, जो भी एटॉमिक नंबर है वही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जैसे यहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर 11 ही रहेगा। सिमिलरली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है, जैसे कि इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिया है, एक्साइटेड स्टेट क्रिएट नहीं हुई है, वो न्यूट्रल स्टेट में है, जो कि ये होता ही है, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही बराबर होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी हो जाएंगे यहाँ पे 11। और अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें पता है, तो यूज द फॉर्मूला ऑफ मास माइनस नंबर, दैट इज 23 माइनस 11 लीड्स टू 12। अब सर हमें इनके सिंबल ही पता होने चाहिए कि सर ये जो एटॉमिक नंबर है, ये जो मास नंबर है, हाउ वी रिप्रेजेंट देम एज अ होल। हमें पता होना चाहिए भाई, एटॉमिक नंबर है हमारा, इसका सिंबल होता है Z, और जो हमारा एटॉमिक मास है इसका नंबर सिंबल होता है A। तो जब भी न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग A माइनस Z, और जो ये होते हैं ये हमारे Z के बराबर ही होते हैं, चाहे वो प्रोटॉन्स हों या फिर वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हों। ये हमें बेसिक बेसिक इनका आइडिया है, हमें पता है कि भैया न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके बाहर होते हैं हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। जैसा एटम वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पैक्ड होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जिसमें कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। पता होना चाहिए, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, और वहीं पर न्यूट्रॉन के पास कोई चार्जेस नहीं होते हैं। जो हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, इट्स लाइक अ स्लीपिंग कैट, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी एज अ नंबर ऑफ डिफरेंस में नहीं करता है। बट जो हमारे पास उस शेल में रहने वाले नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाके एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इफ देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कंप्लीटेड एज पर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आगे जाके अपनी रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो जाके रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे ही ये न्यूक्लियाई बड़े होते जाते हैं, एज द न्यूक्लियस गेट बिगर, बिगर मतलब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 90, 92, 95, 98 और 105। तो जो ये एटम जब बड़े होते जाएंगे, तो जितने ये बड़े होंगे उतने ज्यादा ये अनस्टेबल होते जाएंगे, because bigger the number of the atom, bigger is the differentiation between the number of protons and neutrons that carries in the chemical reaction। तो जैसे जैसे ये एटम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। बट some big nuclei are unstable and they are hyper, hyper मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्शंस और बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं अपने अंदर से। To calm down these unstable nuclei, spontaneous throughout tiny particles of burst of energy, जिनको ही हम लोग बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। ये अपनी अपनी क्योंकि ये इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि अपने अंदर से कुछ रेज को बाहर निकालते रहते हैं। और जो रेज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और इन प्रोसेस जिसमें अल्फा, बीटा, गामा निकलती हैं किसी भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं। हमने कहा तो छोटे छोटे टाइनी टाइनी न्यूक्लियाई हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, वो स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस बढ़ता जाता है, न्यूट्रॉन ज्यादा होते जाते हैं, तो मास बढ़ता जाता है, मास बढ़ता जाता है, तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ क्रिएट करता है एक एटम को। और अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो फिर वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को बाहर फेंकेगा, वो होंगी अल्फा, बीटा और चलो, दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट become unstable is called as radioactivity। we are done till here। अभी चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है, यही वो बवाल क्रिएट हो रहा है जिसकी हम लोग पूरी स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलो, अभी हमें पता क्या है, हमें जो जो पता है एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक एटम क्या होता है सर, जिसके सेंटर में होता है न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल नो दिस, बट इफ एनी केस, इफ इन केस अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब बहुत काम का है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है सर, प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन के पास इसका जस्ट सेम चार्ज, बट साइन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों, इट इज
-1.6 × 19। वहीं मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × -27 और इसका होता है 9.1 × -31। तो इफ यू सी this is the lightest in mass. Electron is among all the three protons and neutrons, proton, neutrons and electrons. You can see भाई इनका सेम मास है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं मासेस के वो 10 की पावर -31 में है। -31 मतलब और छोटी वैल्यूज क्रिएट हो गई। अगर आप देखो तो 10 की पावर 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा आपको, राइट? उतना डिफरेंस है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? कंबाइनिंग स्टेट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में कौन कौन है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो वी कंबाइन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, they give us number of न्यूक्लियॉन्स। सर एटॉमिक साइज जो होता है किसी भी एटम का वो 10 की पावर -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास देखने को मिलता है। एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक साइज की। न्यूक्लियर साइज और भी छोटा होगा। न्यूक्लियर साइज बराबर होगा 10 की पावर -15 से 10 की पावर -14, क्योंकि वो एटम के भी अंदर है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बेसिक बेसिक सारी बातें रिकॉल कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो पहले 10 मिनट हम लोग यही करने वाले हैं। पहले हम लोग एक पूरा ओवरव्यू क्रिएट करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है? चलो, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z कंटेन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक न्यूट्रल एटम में हम बात करें अगर एटॉमिक मास की तो कंटेन करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एक एक एटम में अगर मास नंबर की बात करें तो सिंबल होता है उसका ये, उसमें होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है? दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सर किसी भी सिंबल को प्रिंट करने के लिए Z को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। अब इधर लिखना है कि इधर लिखना है वो आपकी चॉइस है, कोई भी दिक्कत नहीं है उस पे। जैसे यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक सोडियम ही आ गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास 23 है। एक न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इन न्यूट्रल स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बोथ इक्वल टू ईच अदर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमको a - z करना पड़ता है। दिस ऑल इज ऑलरेडी बीइंग सेड। ओके, चलो अब समझो। अब समझते हैं हम अपनी आगे की कहानी। अब आइसोटोप क्या होते हैं? सर अब से कहानी चालू हो गई हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। अब जो पढ़ रहे थे पहले हम लोग वो था हमारा बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इस प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की तरफ। आइसोटोप क्या होता है? सर अगर मैं कहूँ आइसोटोप्स वो एलिमेंट हैं जिनकी एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। मैंने क्या कहा? ये वो एलिमेंट्स हैं कि एटॉमिक नंबर सेम मतलब ये अलग नहीं है कि एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट का हो सकता है, दूसरे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाए। मतलब सर हम लोग सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है? C612 कार्बन के ही होते हैं 3, ठीक है? एक और कार्बन का तो C613 और एक और कार्बन का C614। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है? सर एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट द मास नंबर्स आर गेटिंग चेंज। अगर मास नंबर बदल रहे हैं इसका क्लियर आइडिया लग रहा है कि सर क्या बदल रहा है? सर सर एटॉमिक नंबर सेम है तो ना तो सर इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं और ना ही प्रोटॉन बदल रहे हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर डिफाइंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर एटॉमिक नंबर ही तो होता है, एटॉमिक नंबर ही तो होता है जो हमने बोला Z, हमने बोला Z जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी और नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी। मतलब इसके पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, बट डिसिमिलरिटी कहाँ पर आ रही है सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ध्यान से देखो इस कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे सर। वो कैसे मिलेंगे अपने को? सर हमें माइनस करना पड़ेगा 12 में से 6 को, दैट इज जेड ए माइनस जेड विच इज व्हाट 12 माइनस 6 रिजल्ट्स टू 6 आ गया। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो नंबर आएगा 13 माइनस 6 विच इज व्हाट 7। और अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो आएगा 14 माइनस 6 विच इज व्हाट। अगर ध्यान से देखिए तो ये ऐसा न्यूक्लियाई है तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपैरेटिवली ज्यादा हो गए, 1/4 ज्यादा हो गए यार। यहाँ पे सिर्फ 6 थे, 1/4 भी नहीं। भाई भाई ये तो 33% ज्यादा हो गए। देखो यहाँ 6 थे और यहाँ 8 हो गया, मतलब सर 2 का इंक्रीज हो गया। अब 6 के लिए 2 तो 33% ही हो गया ना। देख रहे हो जी 2 का बढ़ने से कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। इतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई कि जो C614 है ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन गया। क्या बन गया है? दिस इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और टू ऑल ऑफ योर सरप्राइज ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये हम सबकी बॉडी में भी है। C614 हम सबकी बॉडी में है लेकिन हार्मफुल नहीं है। दिस इज नॉट अ हार्मफुल न्यूक्लियाई, बल्कि C614 जो आइसोटोप है ये हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। ये पता करता है कि हमारी बॉडी
या फिर किसी भी एनिमल में या फिर किसी भी लिविंग बॉडी में ये होता है और बताता है कि भाई कोई बॉडी डेथ के बाद कितना इस पार्ट को डिके कर चुकी है। डेथ के बाद हमारी बॉडी का जो C6 प्रोटीन होता है ये कम होता जाता है। वंस बॉडी स्टॉप ब्रीदिंग, स्टॉप रेस्पिरेशन, जब बॉडी डेड हो जाती है तो ये जो C6 प्रोटीन है ये बॉडी से कम होता जाता है और इस कम होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये बॉडी से निकल रहा है इन द फॉर्म्स ऑफ, इससे पता चलता है कि बॉडी कितनी पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, कुछ साल पुरानी है, या फिर डिकेड्स या फिर सेंचुरीज या फिर कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। और ऐसे ही हमने पता लगाया कि डायनासोर कितने पुराने होते हैं। ऐसे ही पता लगाया हम लोगों ने कि जो हमको उनके जो अभी फॉसिल्स मिल रहे हैं वो कितने पुराने हैं। हमने सब कुछ उसी से पता करा जो कि पहले रेडियो एक्टिविटी निकल चुका है, हमने उसको बाद में स्टडी करा और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। वी कॉल इट कार्बन, वी कॉल इट कार्बन डेटिंग। भैया ये वाली डेटिंग नहीं है, पहली बात। ठीक है, चलो। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट बट बट डिफरेंट एटॉमिक मास होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर सेम रहे, बस एटॉमिक मास डिफरेंट होने चाहिए। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो मैं सारे नोट्स को यहाँ पे मेंशन करके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर खुद से लिख सकता हूँ लेकिन आई वांट कि आपके पास प्रॉपर नोट्स जाएं, तो इसलिए लिखते हुए चलना। ठीक है, चलो। अच्छा, नोट्स की बात हुई है तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमारा जो डिटेल शॉर्ट नोट सीरीज है वो भी खत्म होने वाला है और उसके जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो बन गए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो सारे ही शॉर्ट नोट्स अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आपको वो चाहिए हो तो आई एम वेरी श्योर कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर ना मिल पाए डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वेदांत मेंटस नाम से अपना इंस्टाग्राम चैनल है, वेदांत मेंटर्स नाम से। वहां पर आप जाओगे तो आपको हर चैप्टर का इंडिविजुअल और कंबाइंड ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप जाके देख सकते हो उन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को भी। ये तो हो गया अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए बिल्कुल क्रिस्प 3-4 पेज के अंदर पूरा चैप्टर समराइज, तो आप उसको भी देख सकते हो। बहुत मेहनत जाएगी बच्चों उसमें, हम लोग की तरफ से तैयारी। लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, दैट्स माई सजेशंस टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन सेम क्या प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ है अभी। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल दोनों हो सकते हैं। सो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देंगे, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अनस्टेबल। ठीक है, चलो। अब आइसोबार इसका उल्टा। सर आइसोबार में क्या होने वाला है? सर एटॉमिक नंबर सेम था ना पहले, अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा। सर पहले हमने क्या पढ़ा, हमने आइसोटोप पढ़ा था। एटॉमिक नंबर नीचे वाले सेम थे, सर मास नंबर डिफरेंट थे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहे थे उससे। सर अब एटॉमिक नंबर्स ही डिफरेंट हो जाएंगे बट मास नंबर सेम रहेंगे। क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अगर एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया साला, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब है कि ये सेम एटम तो नहीं हो सकता, बिकॉज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो डिफाइंड ही ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ही चेंज हो गया तो सेम एटम तो नहीं रहेगा, मतलब ये दो अलग एटम होंगे, इनके मास नंबर सेम होंगे। समझ रहे हो इस बात को? दे आर नॉट द सेम एटम, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैविंग द सेम मास। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ, ठीक है, और सोडियम की तरफ। अब मैग्नीशियम का एक आइसोटोप का मास होता है 23 और सोडियम का ही मास होता है 23। अब इन बोथ द केसेस व्हाट यू आर सीइंग, द masses are same, atomics are different. This is sodium having atomic number 11, this is magnesium having atomic number 12. तो atomic numbers are different, बस mass numbers are same। अगर mass number same तो क्या बोलेंगे इनको, आइसो बार्स। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम का एक आइसोटोप 1940 के संग चलता है और कैल्शियम का भी जनरल फॉर्म भी 20 और 40 के संग चलता है। इंस्टेड आर्गन का भी 18 और 40 का एक आइसोटोप होता है। सब में देखो एटॉमिक मासेस सेम है बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मासेस अगर सेम है तो दे बिकम आइसोबार्स ऑफ, ये आपस में क्या एक दूसरे के आइसोबार हैं। ओके, आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी क्योंकि अब एलिमेंट ही चेंज हो गए हैं। हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट 3 डिफरेंट एलिमेंट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, एन से याद रखेंगे, एन से याद रखेंगे। आइसोटोन्स आर द वन व्हिच शेयर्स द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कौन होंगे ये होंगे सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले।
क्योंकि न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है। सर कैसे होगा कि न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम? अरे सर क्यों नहीं होगा? अरे हमने अभी C614 देखा, हाँ कि ना? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 थे। अब इसे कंपेरिजन आप ऑक्सीजन से कर लो, O16 से कर लो। सर इसमें भी कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? 8 ही तो है सर। 16 माइनस 14 माइनस 6 इज व्हाट? 14 माइनस 6 करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे 8 मिलेंगे, बोलो हाँ कि ना? 16 माइनस 8 करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ भी 8। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिल रहा है, उनको बोलेंगे आइसोटोन। सर समझ आया क्या? सर पहले पढ़ा था आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, फिर आइसोबार, सेम एटॉमिक मासेस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, फिर आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, बोलेंगे क्या बोलेंगे? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनके A माइनस Z, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, उनको बोलेंगे हम लोग आइसोटोन्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है सोडियम का और पोटेशियम मैग्नीशियम का। अब इन दोनों केसेस में देखो, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, तो सर 23 माइनस 11 इज 12, 24 minus 12 is also 12, मतलब same number of neutrons are there. What we are going to call them? We are going to call them isotones. बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब रेडियो एक्टिविटी कब चालू हुई? ये कहानी कब की है? ये कहानी है 19 सेंचुरी के बिल्कुल शुरुआत की, 1896 के समय की, या 18 सेंचुरी का एंड बोल दो आप। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर बैक्वेरेल नाम के एक साइंटिस्ट, इन्होंने यूरेनियम को देखा कि यूरेनियम कुछ इनविजिबल रेस को इमिट कर रहा है, और यूरेनियम भाई सबसे खतरनाक रेडिएशन, इतनी ज्यादा डिमांड है ना इसकी वर्ल्ड वाइड इस समय कि हर कंट्री वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर न्यूक्स। पता है तुमको? वहां पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, यूएस, ईरान, इराक, तालिबान, अफगानिस्तान, ठीक है, एवरी कंट्री वांट टू क्रिएट न्यूक। यूरेनियम के बिना न्यूक्लियर क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अलावा जो बचते हैं वो प्लूटोनियम और थोरियम भी बचते हैं। लेकिन यूरेनियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस के लिए कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। गेस द प्राइस ऑफ इट। check the price of it, go check the price of uranium and comment में आओ, बताओ क्या प्राइस है। एंड लिटरली कंट्री वाइज सबसे ज्यादा रशिया होल्ड करके चलता है यूरेनियम को, सबसे ज्यादा न्यूक्स भी उसके पास है। और ये बहुत, किसी भी कंट्री के पास बहुत सारा रिसोर्सेज होना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो न्यूक्लियर सबसे ज्यादा पावर होगा, ये हमें पता भी नहीं उसके बाद कितने न्यूक्स। ओके, चलो, ओके। तो ऐसा पहली बार देखा गया था बैक्वेरल ने। लेकिन ना कभी ना इसको निगेटिव तरीके से सोचा नहीं गया था कि इसके इतने ज्यादा डिसएडवांटेज होंगे कि इससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करा जाएगा, इससे जापान, हिरोशिमा नागासाकी की वाट लगाई जाएगी। कभी ऐसा सोचा नहीं गया था। इसकी वजह से शर्नोबिल होगा। कोई शर्नोबिल की स्टोरी नहीं पता है तो जाओ और शर्नोबिल के बारे में सर्च करना। अभी नहीं, ऑब्वियसली बात है, हमारा पहला टेस्ट वीडियो देखना है, उसके बाद जब भी तुम्हें टाइम मिले शर्नोबिल, शर्नोबिल के बारे में जरूर चेक करना। ठीक है, you will see some shocking, वेरी शॉकिंग, और उस पे मूवी भी है, तो बहुत अच्छी मूवी भी है। तो आप एग्जाम के बाद या फिर जब भी आपको टाइम मिले जरूर इसको एक बार, रिकमेंडेड है कि आप इसको जरूर देखें। ठीक है, चलो, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर अपने आप से ब्रेक हो रहा है। तो यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, थोरियम ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि खुद से डिके हो रहे हैं। हम इनको अलग से प्रोवाइड नहीं किया, इतने अनस्टेबल खुद में है कि खुद से ही रेस को निकाल रहे हैं और डिके हो रहे हैं। डिके मतलब खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लेकिन ये कुछ सालों में खत्म नहीं होते, बल्कि लेट मी टेल यू, जिन महिला ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की सबसे बड़ी खोज करी, उन्होंने बताया कि ये जो रेज होती हैं, ये कितना प्रॉपर्टीज अपने अंदर कैरी करती हैं, जिनका नाम मैडम क्यूरी है। इनके नाम पे ही रेडियो एक्टिव की यूनिट बनी है, क्यूरी। उनके जहां पर वो एक्सपेरिमेंट करती थी, जहां पर वो इसकी स्टडी करती थी इन इन सब्सटेंसेस के साथ, वहां पर आज भी इस एलिमेंट्स के ट्रेसेस हैं। मतलब आज से कुछ, मैं 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 80 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और उसके ट्रेसेस आज भी हैं। उनके जो गेट के हैंडल हैं वहां आज भी रेडियो एक्टिव एमिशंस पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये इतना लंबा सस्टेन करता है। लेट मी टेल यू, मैडम क्यूरी की डेथ भी इसी पार्टिकल की वजह से हुई, क्योंकि दे क्रिएट द दे डिस्ट्रॉय होल ऑफ योर इम्यून सिस्टम। और उनको नहीं पता थे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्योंकि शी वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, और लेटर ऑन शी बट डाइड बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट।
और उनकी फैमिली के भाई, उनके हस्बैंड, उनका बच्चा, शायद उनके ग्रैंडफादर, उन सबको नोबेल प्राइज़ मिला है क्योंकि वो सब साइंटिफिक कम्युनिटी में मचाए हैं भाई, ठीक है? उनकी अलग-अलग बहुत बढ़िया-बढ़िया इनोवेशंस और डिस्कवरीज़ रही हैं। न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके हो रहे हैं? तो न्यूक्लियस है वो खुद बहुत अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होने की चाहत रखेगा, स्टेबल होने के लिए खुद के मासेस को निकालता रहेगा। और मैंने आपसे क्या कहा, ये मासेस कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में नहीं निकलते हैं, इनको सेंचुरीज लग जाती हैं। इनकी जो हाफ लाइफ होती है, मतलब मानो 10 ग्राम यूरेनियम आज से 5 ग्राम जब होगा तो वो कुछ 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले लेगा, तब जाके वो 5 ग्राम होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कितना टाइम लगता है इसको अपनी हाफ लाइफ, मतलब आधा मास अटेंड करने के लिए। फिर 5 से 2.5 होगा तो और उतने ही साल, फिर 2.5 से 1.25 होगा तो और उतने ही साल, फिर 1 पॉइंट तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। देख रहे हो, ये छोटा होता जाएगा, इसका मास कम होता जाएगा, बट ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए इनको न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये हाफ लाइफ बहुत कम है, ठीक है? तो इनका यूजेस बहुत ज्यादा है अगर इनको सही से यूज करा जाए तो। ओके, चलो। नेचर कैसा है सर? न्यूक्लियर फिनोमेना अनअफेक्टेड बाय फिजिकल और केमिकल, कोई चेंज नहीं कर पाएंगे भाई, कोई फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होंगे, ठीक है? डीके कैसा है इनका सर? रैंडम डीके है। डीके ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियर इज अनप्रेडिक्टेबल। हम कंट्रोल्ड रिएक्शन में नहीं ला पाते हैं इनको, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इनकी रिएक्शन कंट्रोल्ड होनी चाहिए, इनके प्रोसेस प्रिडिक्ट होने चाहिए। वैसे अब तो हम लोगों ने ये कर लिया है, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द न्यूक्लियस, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने उनके अकॉर्डिंग उनको बिहेवियर में ढाला है। लेकिन पहले उनको प्रिडिक्ट करना बहुत 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 ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है? रदरफोर्ड ने एक टेस्ट करा। उन्होंने क्या करा? रदरफोर्ड ने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप में यूरेनियम को रखा एक लेड बॉक्स के अंदर, और उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल एक तरफ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल एक तरफ जा रहे हैं, और कुछ बिना अनडेविएटेड हुए ऊपर चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा जहां पर पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, जहां पर पॉजिटिव, उन्होंने उन्होंने मान लो ऐसा, मानो उन्होंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया। कुछ रेज जो इससे निकली वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गई, और कुछ इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो जो इधर के अट्रैक्ट हुई, उनको देखा गया कि भाई वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो वो थी अल्फा, क्योंकि अल्फा होती है पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है? कुछ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो वो थी नेगेटिव इन नेचर। इधर इलेक्ट्रोड लगाए गए, वो थी नेगेटिव इन नेचर, तो वो उनको बीटा नाम दिया गया। और कुछ अनडिवाइडेड जा रही थी, उनको नाम दिया गया गामा। ऐसे हमको 3 रेस की डिस्कवरी मिली। तो इसकी डिस्कवरीज का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये 3 रे मिली कैसे और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली। दैट्स अ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या करा उन्होंने? यूज अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेस्ट द रेडिएशंस। उनको रिजल्ट मिला कि उनको स्प्लिटिंग दिख गई इन रेस की 3 पार्ट में। इनको उन्होंने नाम दिया अल्फा एज अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? बीटा एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यह ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपोजिट वे में, ठीक है? और गामा जिनके पास कोई चार्ज नहीं था, ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। बीटा का डिफ्लेक्शन, बीटा डिफ्लेक्ट्स मोर देन अल्फा बिकॉज इट्स मच लाइट। बीटा हल्का होता है, जो हल्का होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जो भारी होगा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। हैवी वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको मूव कराना डिफिकल्ट होगा। तो बीटा जो है ये ज्यादा हैवी है देन अल्फा, इसी की वजह से बीटा कम डिफ्लेक्ट हुआ और अल्फा ज्यादा अपने पास से डिफ्लेक्ट हुआ। अब आई इनकी प्रॉपर्टीज की बारी कि भाई अल्फा बीटा और गामा को और पहचाना जाए। तो उसमें मैडम क्यूरी का बहुत रोल रहा। कौन कौन आपने पढ़ लिया इसमें? आपने पढ़ लिया मैडम क्यूरी, आपने पढ़ा रदरफोर्ड, और आपने पढ़ा डोंट फॉरगेट द नेम्स, डोंट फॉरगेट द नेम भाई, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं बैक्टेरियल के बाद, ठीक है? चलो, अच्छा अब हम चलते हैं अल्फा के स्टडीज के लिए। तो अल्फा का मतलब होता है एक हीलियम न्यूक्लियस। मतलब हम जब अल्फा की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक हीलियम न्यूक्लियस की बात, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। मतलब 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। तो अल्फा रिजेंबल ही करता है एक हीलियम एटम को। किसको करता है? हीलियम एटम को। एंड व्हाट वी नो, ये एक पॉजिटिव एटम की तरह बिहेव करता है। अल्फा बिहेव एज अ पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है? हीलियम एटम की तरह बिहेवियर है इसका। अब इसको 2He4 से या फिर He+2 से भी रिजेंबल कर सकते हो, ओके? चार्ज कितना है सर? चार्ज है इसके पास 2 टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो आ जाएगा कितना? 3.2 10 की पावर माइनस 19, ठीक है? दैट इज द चार्ज। लेकिन याद रखना, क्योंकि
तो प्रोटॉन की बात भी करें, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन नहीं बल्कि पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार अल्फा कैसा निकला, पॉजिटिव निकला है। अच्छा, मास करेंगे तो मास आएगा 4 टाइम ऑफ द प्रोटॉन का मास। स्पीड बहुत तेज चलती है भाई, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, आयनाइजिंग पावर, आयनाइज मतलब चार्ज की तरीके करते हैं भाई, मैक्सिमम है 100 टाइम ऑफ बीटा, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज पार्टिकल है ये। इसकी आयनाइजेशन पावर 100 टाइम्स ऑफ बीटा है एंड 10,000 टाइम ऑफ का, इतने ज्यादा आयनाइजिंग पावर होल्ड करते हैं। आयनाइज मतलब चार्ज क्रिएशन में अपनी पावर होल्ड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये हैवी है तो इसका पेनिट्रेशन नहीं होगा, मतलब अगर इसको भेजें तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वो आंसू, क्योंकि ये हैवी है, गिर जाता है वहीं पे, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। स्टॉप बाय पेपर और द स्क्रीन, ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये उसके अंदर नहीं जा पाएगा ना, लेकिन सरफेस को खराब कर सकता है। ठीक है, सरफेस खराब करेगा, मिनिमम होगा पेनिट्रेटिंग पावर इसका, क्योंकि हैवी है। डिफ्लेक्शन होगा, हाँ सर होगा। मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कंपैरिजन नहीं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन बीटा से कम डिफ्लेक्शन, बीटा का इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, क्यों है? क्योंकि बीटा इससे हल्का है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई बीटा डिफ्लेक्ट्स लेस एंड अल्फा डिफ्लेक्ट्स मोर, या फिर अमंग अल्फा एंड बीटा व्हिच विल डिफ्लेक्ट मोर एंड व्हाई। तो आप बोलोगे बीटा डिफ्लेक्ट्स मोर बिकॉज ऑफ इट्स लेस मास एंड लेस इनर्शिया। ठीक है, अगर बात करें इसके इफेक्ट्स की, तो फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, मतलब जो आपने वो लाइटिंग इफेक्ट देखा है ना, वो क्रिएट करता है, और बायोलॉजिकल डैमेज भी करता है। ठीक है, आज चलो चलते हैं बीटा की प्रॉपर्टी पे। अब इसका ना, अब इसका चाहो तो एक चार्ट बना लो अल्फा बीटा गामा का, सारे प्रॉपर्टीज का, बुक में बना भी हुआ है, चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। ओके, नेचर कैसा है सर? फास्ट मूविंग है, ये हल्के हैं तो दे आर फास्ट मूविंग। सर अगर बात करें बीटा की, तो एक बीटा कंटेन करता है एक एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो बी के संग एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। सर चार्ज कितना हो जाएगा? -1.6 -19। और मास कितना है सर? क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है वही उसका ही मास हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन क्या है सर? न्यूक्लियस से आता है, फ्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस, नॉट द ऑर्बिट्स। स्पीड कितनी है? 10 की पावर 8। अब देख रहे हो स्पीड ज्यादा है उसकी, तो कितनी उसकी थी? 10 की पावर 7, सी है 10 की पावर 8 बिलो द लाइट स्पीड, लेकिन लाइट से कम है। 10 की पावर 8 तो है, बट लाइट से नहीं, क्योंकि लाइट की 3 10 की पावर 8 है, और इसके 1 और 2 के रेशियो के बीच में रहती है। ठीक है, 1 और 2 के वैल्यूज के बीच में रहती है। ये 10 की पावर 8, वो 10 की पावर 8 का 3 टाइम, 3 10 की पावर 8। ठीक है, आयनाइजेशन पावर मीडियम है, गामा से ज्यादा है, बट अल्फा से 1/100 है। गामा से तो ज्यादा है ना इसकी भी 100 टाइम भाई, लेकिन अल्फा से 1/100 टाइम है। पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम भाई, पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम है। 5 mm की अगर एल्यूमिनियम की शीट है आपके पास, 5 mm की एल्यूमिनियम शीट है, तो उसको रोक देगी वो। तो इसको रोकने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम शीट्स का या फिर थिक थिक शीट्स का यूज कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन कैसा है? तो दोनों में होगा, बीटा और मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होगा, बट डिफ्लेक्शन अल्फा से ज्यादा है, अल्फा से ज्यादा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अल्फा इधर जाएगा तो बीटा इधर जाएगा, क्योंकि दोनों के चार्ज में डिफरेंस है। ओके, इफेक्ट कैसा है? इफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, क्योंकि हाई पेनिट्रेटिंग पावर है तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये डिफेक्ट करेगा। एंड कॉज फ्लोरेसेंस, लाइटिंग इफेक्ट ये भी क्रिएट करता है। अब बात करते हैं, गामा की। सर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत हाई होती हैं, जैसे एक्सरेज होती हैं, बट इनकी वेव छोटी होती है। ठीक है, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, इनके पास कोई मास भी नहीं है, दे आर मासलेस। और मैं एक्साइटेड न्यूक्लियस भाई, बहुत एक्साइटेड न्यूक्लियस से ये ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन पहले अल्फा बीटा फिर गामा। ओके, स्पीड भाई साहब देख रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, कितनी तेज भाग रहे हैं। सर आयनेशन पावर कम है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। आयनाइज नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो आयनाइज कहां से होंगे, लेकिन क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है तो पेनिट्रेट करते हुए निकल जाते हैं, बिकॉज दे आर हाई इन स्पीड। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। इनको रोकने के लिए हमको 30 सेंटीमीटर की आयरन की शीट यूज करनी पड़ेगी, जिसकी थिकनेस मिनिमम 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ रहे हो? 30 सेंटीमीटर समझ रहे हो? सर एक स्केल 15 का होता है ना, उस स्केल का डबल कर दो, 15 30 सेंटीमीटर का स्केल ले लो। उतनी मोटी अगर आयरन की वॉल बनाएंगे तब जाके इसको रोक पाएंगे, अदरवाइज ये पेनिट्रेट करके निकल जाएगी और बहुत हार्म करेगी। ओके, डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इफेक्ट करेगी, फ्लोरेसेंस इफेक्ट क्रिएट करेगी, और भाई बहुत ज्यादा डैमेज करती है। अगर क्या सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है? सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ करता है? इस वक्त कोई चार्ज नहीं है। बाकी ना, ये वही शरीफ आदमी है जो दिखाता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करता है। ओके, चलो ये है आपका एक कंपैरिजन चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वही बातें हैं जो हमने करी हैं, बस ये एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आपके लिए चीजें इजी रहे। चलो बहुत बढ़िया। सर चार्जेस विद द न्यूक्लियस की बात करें अगर, तो अल्फा जब बनता है बच्चों, एक अल्फा के एमिशन से अगर एक अल्फा निकलता है, मान लो अपने पास एक एटम है,
उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है और उससे एक अल्फा एमिट हो गया। क्या हो गया? एक अल्फा। ये बहुत काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का, ये बहुत ध्यान सुनना, ठीक है? हमने कहा अपने पास एक एलिमेंट है X, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A, उससे एक अल्फा निकल गया। एक अल्फा का मतलब है 2 का लॉस होना एटॉमिक नंबर में। तो अब ये X नहीं बनेगा, अभी मान लो Y बन गया ये। अब ये बन गया y, क्योंकि x भी नहीं बन सकता क्योंकि अब ये दूसरा एलिमेंट है। अब ये बन गया y, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर में अब 2 का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा? तो 2 कम हो जाएंगे एटॉमिक नंबर से, क्योंकि क्योंकि हीलियम एटम निकला है ना, हीलियम एटम 2 के संग निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा और a में हो जाएगा 4 का लॉस। याद रखेंगे सर, एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस, एटॉमिक मास में 4 का लॉस। समझ में? एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस, एटॉमिक मास में 4 का लॉस कब हो रहा है? जब एक अल्फा एमिट हो रहा है, क्योंकि सर अल्फा मिशन का मतलब है कि यहाँ पर He4 भी तो निकल रहा है, 2He4 भी तो निकल रहा है। देखो, जब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास देखोगे तो Z माइनस 2 प्लस 2 करोगे तो Z ही आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? और A माइनस 4 और A प्लस 4 करोगे तो प्लस 4 करोगे तो सिर्फ A ही बचेगा, प्लस और माइनस 4 हट जाएगा। तो फॉर दैट रीजन हम लोग जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस और एटॉमिक मास में 4 का लॉस हो जाएगा। ठीक है? दैट इज फॉर अल्फा एमिशन। फॉर अल्फा एमिशन, जैसे कि मान लो यूरेनियम था, यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल निकला, मतलब एक हीलियम एटम निकला, ठीक है? एक अल्फा एमिट हुआ, माइनस हुआ एक अल्फा, तो एटॉमिक नंबर 90 से हो गया, 92 से हो गया 90 और 238 से हो गया 234। 2 का लॉस एटॉमिक नंबर में और 4 का लॉस एटॉमिक मास में। बहुत ध्यान से, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूरी पूरी सीरीज से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, मैं कराऊंगा अभी आपको वो। ठीक है? चलो, फिर हमने कहा सर अगर एक बीटा निकलता है तो क्या होता है? सर एक बीटा निकलने से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब हम लोग ऐड करेंगे, बैलेंस करना है ना, हम लोग उसको ऐड करेंगे। मतलब क्या है सर, जो Z होगा वो Z प्लस 1 हो जाएगा, बस। बस जो Z होगा, मतलब मान लो पहले एटॉमिक नंबर 90 था तो अब 91 हो जाएगा, पहले 98 था तो अब 99 हो जाएगा, सिर्फ एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। सर Z1 बढ़ जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि -1 +1 करेंगे तो सिर्फ Z बचेगा, और Z यहाँ पे भी था। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन से एक बीटा एमिट हुआ, कार्बन से एक बीटा एमिट हुआ, तो बीटा एमिट होने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, तो 6 से वो 7 हो गया और मास सेम रहेगा, मास उसका 14 रहेगा। और संग में ये लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, यहाँ पे एनर्जी भी लिखेंगे भाई, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे निकल रही होती है। लेकिन गामा में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गामा का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वही एटॉमिक नंबर यहाँ भी रहेगा, जो एटॉमिक मास रहेगा वो एटॉमिक मास रहेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक मास और नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है? चलो, ओके। यूजेस क्या है सर, बात करते हैं। जो मैंने अपने लास्ट में पढ़ाया है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? मैं उस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो पहले लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ इट। ठीक है? तो मैंने कहा मान लो अपने पास एक एक न्यूक्लियाई है जिसका जिसका यूरेनियम ही मान लो, ठीक है? यूरेनियम है 92, 92 और 232। ठीक है? मान लो ये वाला अपना यूरेनियम है, एक आइसोटोप है, और इससे 2 अल्फा निकल गए। मान लो 2 अल्फा निकल गए। कितने अल्फा निकल गए? 2। तो अब क्या बनेगा सर? अब क्या बनेगा? मान लो कोई एलिमेंट x बना, हमें नहीं पता क्या बना है, हमने मान लिया उसको x बना भी, ठीक है? उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सर? 92 था, 2 अल्फा निकले, मतलब 4 का लॉस, एक में 2 का लॉस होता है तो 2 में 4 का लॉस हो जाएगा सर। यूनिटरी मेथड है। 4 का लॉस मतलब अब हम लोग हो जाएंगे 92 माइनस 4 दैट इज 88 पे। और यहाँ पे सर क्या होगा? सर 1 के निकलने से 4 का लॉस होता है, तो 2 के निकलने से 8 का लॉस होगा। अगर 2 अल्फा निकल रहे हैं तो 8 का लॉस, 8 का लॉस मतलब 232 माइनस 8 व्हिच इज व्हाट? 224। इज इट? मान लो 5 अल्फा निकल गए, मान लो इससे 5 अल्फा निकले, हाँ जी, इसी से 5 अल्फा निकले। अब 5 अल्फा निकल रहे हैं तो क्या होगा? फिर अब 5 अल्फा मतलब 5 टू द 10, 10 का लॉस एटॉमिक नंबर पे। आप बताओ, अब मान लो यहाँ पे y बना, ठीक है? y बना तो उसमें 10 का लॉस होने वाला एटॉमिक नंबर मतलब, और जो बनेगा वो बनेगा 78। और मास में हो जाएगा सर, एक में 4 का लॉस होता है तो 5 में हो जाएगा 20 का लॉस। एक में 4 का है तो 5 4 जा 20 का लॉस, मतलब अब जो बनेगा वो बनेगा 204। लेकिन आप इसको x नहीं बुला सकते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है। दीज आर नॉट द सेम एटम बट दे आर डिफरेंट एटम। ठीक है? अच्छा मान लो इसमें एक बीटा, इससे एक बीटा निकल गया, इससे एक बीटा निकल गया, एक बीटा का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन इन एटॉमिक नंबर। मतलब अब जो Z बना, अब वो उसका एक नंबर बढ़ गया, तो 78 79 हो गया, लेकिन मास नंबर सेम रहा, उसका मास नंबर सेम रहा। मान लो अभी उसके दो 3 अल्फा निकल गया, मान लो उससे, तो 3 अल्फा निकल गया, ठीक है? अब मान लो अब क्या बना, U बन गया, मानो, ठीक है?
यू बन गया। अब यू जो बना उसमें 3 अल्फा मतलब 3 अल्फा मतलब सर एक में 2 का लॉस, 3 में 6 का लॉस, तो 6 का लॉस हो गया एटॉमिक नंबर में, 79 था, 6 का लॉस मतलब 73 हो गया। एटॉमिक मास मतलब एक का लॉस, एक का अल्फा मतलब 4 का लॉस होता है, तो 3 का मतलब 12 का लॉस हो गया। तो 12 का लॉस मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए 192 पे, बोलो हाँ कि ना? 204 माइनस 12 इज व्हाट 192 पे आ गए। तो ये ऐसे करके हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन साथ में करते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास यूरेनियम है 92 और 238 के संग, आइसोटोप है, अलग अलग होते हैं, एक 222 है, एक 238 है, मान लो 25 भी होता है, और इससे 5 अल्फा निकले और 2 बीटा निकले। आपको बताना जो नया एटॉमिक नंबर होगा, मान लो ये एक्स बना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है सोच के इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा। ओके, सोचिए और कमेंट करिए, सोचिए और कमेंट करिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है। यूरेनियम बना है भाई। अच्छा, पहले अब मैं संग में करते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पॉज करके पहले निकालो, फिर संग में सॉल्व करेंगे। आते हैं अब 5 अल्फा का मतलब हो गया सर सीधा सीधा 10 का लॉस एटॉमिक नंबर में। सर एक के साथ 2 का लॉस होता है, तो 5 के साथ 10 का लॉस हो गया, लेकिन 2 बीटा भी निकल रहे हैं, तो 2 बीटा ने 2 बढ़ा दिए। 10 का लॉस हुआ था लेकिन 2 बढ़ गया, मतलब अब 80 का लॉस हुआ इवेंचुअली। 10 का लॉस नहीं हुआ, 10 का लॉस तो अल्फा की वजह से हुआ था, लेकिन उसमें 2 बढ़ भी गए। बोलो हाँ कि ना? तो 2 बढ़ गए मतलब 8 का लॉस ही हुआ। 8 का लॉस मतलब 92 माइनस 8, 92 माइनस 8 कितना हो गया सर? 84। बोलो हाँ कि ना? 84 हो गया हमारा एक्स का एटॉमिक नंबर। अच्छा सर, मास में तो हमारा बीटा से कोई चेंज नहीं होगा ना, जो चेंज होगा अल्फा की वजह से होगा। 5 अल्फा का मतलब है 20 का लॉस, एक में 4 का होता है, तो 5 में 20 का लॉस हो गया। तो 230 में 20 का लॉस मतलब 218 पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो एक्स बना है, उसका एटॉमिक नंबर 84 हो गया और मास नंबर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में। ठीक है, और इस चैप्टर में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स ही हमारे पास एग्जाम्पल भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आता है भैया रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या क्या है, क्या इसके नेचर में कोई यूज है, क्या हमारे लिए हेल्पफुल भी है ये? हाँ बच्चों, बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि कैंसर सेल को मारने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का यूज करते हैं, तो वहां पे हेल्पफुल है। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, वहां पे हेल्पफुल है। तो कुछ इसके हेल्पफुल नेचर भी हैं, वो जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, तो उनकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। मेडिकल यूज, साइंटिफिकल यूज और इंडस्ट्रियल यूज में। ठीक है, जैसे कि थेरेपी में कोबाल्ट का यूज करते हैं, जिसमें गामा रेज बहुत ज्यादा होती है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, तो थेरेपी में यूज है इसका। डायग्नोसिस में यूज करते हैं, जहाँ पे रेडियो आयोडीन डिटेक्ट करता है ट्यूमर्स को और ब्लड फ्लो को हमारी बॉडी के अंदर, तो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जहाँ पे गामा रेज की हेल्प से हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं सिरिंजेस को और बैंडेजेस को। जब मेडिकेशन करना होता है, सिरिंजेस का यूज करना होता है, सर्जरी करनी होती है, तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए कि उसमें कोई बैक्टीरिया जर्म्स ना रह जाए, तो वहां पर भी हम लोग मेडिकल यूज में रेडियो का यूज लाते हैं। साइंटिफिक यूज भी है, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ट्रैक ट्रैकर, they also use as a tracker in fertilizers, in especially in absorption of the plant। कार्बन डेटिंग हमने अभी पढ़ा था C614 वाला, तो वहां पर भी साइंटिफिक यूजेस हैं इसके, जहां पर हम बॉडी का कितना डिके हुआ है, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का कितना डिके हुआ है, वो पता कर सकते हैं हम लोग C614 की हेल्प से। ठीक है, फाइंड द एजेस ऑफ फॉसिल एंड रॉक्स की भी निकाल सकते हैं इससे बच्चों, सिर्फ सिर्फ ह्यूमंस की नहीं बल्कि रॉक्स की भी निकाल सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं हम लोग यूरेनियम 235 को, क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है। स्टैटिक रिमूवल, रेडिएशंस प्रिवेंट चार्ज बिल्डअप। क्वालिटी कंट्रोल में, जैसे किसी शीट की थिकनेस, उसकी अंदर कोई डिस्चार्जेस तो नहीं है, उसके अंदर कुछ टूटा हुआ तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं गामा रेज को। तो ये हो गया उसके इंडस्ट्रियल यूज। सर न्यूक्लियर प्लांट्स और उसके फॉलोआउट सोर्सेस ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट आया कि जो हार्मफुल रेडिएशन क्रिएट होती हैं, जो हमें हम करती हैं, वो क्या-क्या हैं और वो कैसे उससे प्रोटेक्ट करा जाए, लास्ट टॉपिक वो रहेगा हमारा। सबसे पहले तो न्यूक्लियर प्लांट्स और उसके फॉलआउट, जैसे कि चेरनोबिल वाला आपको मैंने इंसिडेंट बताया, उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर असेंबल सही से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया था। चैम्बर नंबर 4 था आई थिंक वो, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एरियाज में, दिस इज द समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ जिसको लोग बोलते हैं, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन में रशिया यूक्रेन वाले पार्ट था, आई थिंक जो शहर था उसका नाम कुछ बी से था, बट आप देख लेना उसको। तो पूरे उस एरिया में ये रेडिएशंस फैल गए थे, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट हो गया था रेडिएशंस का, यूरेनियम का। तो बहुत ज्यादा
एक डिजास्टरस कंडीशन क्रिएट हो गई थी, तुम समझो हैजार्डस या फिर एक एपोकैलिप्स टाइप क्रिएट हो गया था उस रीजन में। ओके, एक्सीडेंट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे यूएसए, यूएसएसआर, जापान में ये हुए हैं। दीज आर रेडियोएक्टिव मटेरियल इनटू द एटमॉस्फेयर। न्यूक्लियर वेस्ट, ऐसा भी होता है कि जो न्यूक्लियस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके वेस्ट क्रिएट होते हैं, और उसको वेस्ट को सही से दफनाना, सही से उनको प्रिक्योर करना कि वो अब वहीं पर रहें और वो रेडिएशन ना क्रिएट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फ्यूल्स रॉड्स रिमेन हाईली रेडियोएक्टिव, इसलिए दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, नॉट इन द ओपन गार्बेज। उसको सेफली डिस्पोज करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सही तरीकों में रेडियो एक्टिविटी को रोकने के लिए। ठीक है, अदर सोर्सेस क्या हैं, जैसे कॉस्मिक रेज होती है, हाई एनर्जी रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम सन, आपको पता है यूवी रेज आ रही हैं, वो भी रेडिएशंस का फॉर्म है जो हार्मफुल है बॉडी के लिए। ऐसे ही एक्स रेज, गामा रेज आर आल्सो हार्मफुल फॉर अस। एक्स रेज प्रोड्यूसेस द मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, उनको कंट्रोल में यूज करा जाता है, इसीलिए जब भी एक्सरे करने जाते हैं तो वहां पर देखा होगा आपने, जो एक्सरे मशीन को ऑपरेटर्स होते हैं वो पूरे प्रॉपर कॉस्ट्यूम में होते हैं, और वो पूरे टाइम वहां नहीं रहते हैं। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड में होता है कि वो वहां पर नहीं रहते हैं, और वहां पे पेशेंट के अलावा किसी के जाना अलाउड भी नहीं है, कि वो जो रेडिएशन होती है बॉडी के लिए हार्मफुल होती है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसलिए उनको सही से यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन कैसे हैं सर? अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद बॉडी टिश्यूज एंड कॉजेस द बायोलॉजिकल डैमेज, हमारे बॉडी के टिश्यू के संग इंटरेक्ट करेंगे और उनको डैमेज करेंगे, और देन हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पर वो काबू पा लेंगे और हमें खराब करेंगे, हमारी हेल्थ को खराब करेंगे। शॉर्ट टर्म में डायरिया, सोर थ्रोट, नौसिया और हेयर लॉस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कैंसर और ल्यूकेमिया कॉज कर सकते हैं। आपने देखा है जितने भी लोग कीमोथेरेपी कराते हैं उनके बॉडी के पूरे बाल गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बैड सेल्स को मारने के लिए हमें कुछ गुड सेल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और उसमें हमारे हेयर लॉस देखने को मिलते हैं एज अ इफेक्ट ऑफ इट। जेनेटिक म्यूटेशन कर सकते हैं अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। आज भी जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो उस समय बॉम्ब गिरे थे, न्यूक्लियर अटैक हुए थे, उससे आज भी जो वहाँ की जनरेशन है बच्चों, वो सही से नहीं पैदा हो पाती है, क्योंकि उनके अब जेनेटिकली मॉडल चेंज हो गए हैं, म्यूटेशन हो चुका है। तो किसी के हाथ एक छोटा है, एक बड़ा है, किसी की उंगलियां अभी छोटी हैं, बड़ी हैं, किसी का बॉडी पूरा डेवलप नहीं हो पाया, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, उनका ट्रैकिया डेवलप नहीं हो पाया, तो ये प्रॉब्लम आगे देखने को मिलती है उनको जेनेटिक्स वाइज। ठीक है, गामा रेडिएशन डिस्ट्रॉय द सेल, हार्म डीएनए एंड आरएनए एंड डैमेज द ब्लड्स एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एज वेल। एक्स रेज क्या डैमेज करती हैं? अफेक्ट द फ्यूटस इन प्रेग्नेंट वुमेन, कैन डैमेज थायराइड ग्लैंड एज वेल। ठीक है, तो ये उनके डिफेक्ट्स थे। अब आते हैं कि अगर हमें सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करने हैं यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, तो कैसे करें? 2 मिनट का टॉपिक बचा है, बस खत्म करते हैं। जहाँ ही पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो एरिया बिल्कुल सेचुरेटेड होना चाहिए, आसपास कोई जनजाति नहीं होनी चाहिए, वाटर रिसोर्स भी कम से कम होने चाहिए कि हम लोग उसके वाटर रिसोर्सेज में उसके वेस्ट को ना डालें, ना जाएं, और वो आगे जाके सर्कुलेट ना हो, तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और वो शील्डेड होने चाहिए विद लेड एंड स्टील वॉल्स, जिससे कि जो गामा है वो भी पेनिट्रेट करके निकल ना पाए। वॉल शुड बी मोर देन 30 सेंटीमीटर इन द थिकनेस, पढ़ा हम लोग ने अभी। ठीक है, बिल्डिंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, एयर टाइट एंड अर्थक्वेक प्रूफ, ऐसा ना हो कि हमने बना दिया, अर्थक्वेक आया सब बिखर गया। ओके, आसपास पूरा तबाह तबाह। इंक्लूड द बैकअप कूलिंग सिस्टम फॉर द रिएक्टर कोर, पीछे से हमारे पास बैकअप कूलिंग सिस्टम होने चाहिए। रेडियोएक्टिव मटेरियल हैंडल करने के लिए वाटर लेड लाइन एप्रॉन्स, ग्लव्स, वियर वाटर लाइन, वियर लेड लाइन्स, एप्रॉन्स, ग्लव्स, हैंडल यूजिंग द लॉन्ग लेड टोंग्स, हाथ से नहीं छूना होता है। यूज फिल्म बैंडेज टू ट्रैक द रेडिएशन एक्सपोजर। स्टोर इन थिक लेड कंटेनर्स, ऐसे नहीं, थिक लेड कंटेनर। लेड क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा थिकनेस जगह ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड वे में इस रिएक्शन को फॉलो फॉरवर्ड करता है। ठीक है, सेफ्टी डिस्पोजल न्यूक्लियर वेस्ट, प्लेस वेस्ट इन द थिक बड़ी डीप ग्राउंड, अंदर गड्ढे करके डाला जाता है कि उसकी रेडिएशन बाहर तक ना आ पाए। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है सर? वो जो अल्फा बीटा गामा कॉन्स्टेंटली निकलती रहती हैं, बल्कि कुछ जैसे कार्बन 14 हमारी बॉडी से, ठीक है, वो निकल सकती हैं। सोर्सेस क्या है सर? कुछ इंटरनल है, जैसे कि हमारी बॉडी के, जैसे कि पोटेशियम 19, C614 जो आपने बताया कार्बोनेटिंग वाला। कुछ एक्सटर्नल है, जैसे कि कॉस्मिक रेज, जैसे हमारा कंट्रोल नहीं है। सोलर रेडिएशन, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जैसे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम लोग सन की रेडियोएक्टिव वेव्स को अपने तक आने से नहीं रोक सकते हैं, अभी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है उसके लिए। हम बस क्या कर सकते हैं कि ओजोन और डिप्लेक्ट ना हो, ओजोन बची रहे, जिससे कि वो उसको सेफ रखे। सेफ्टी क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट टोटली एक्सपोजर कैन रिमेन्स बिलो द सेफ लिमिट। जो लिमिट्स हैं उससे नीचे रख के रख करके हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है,
न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? कम फ्रॉम द लॉस इन द एनर्जी, हमें पता है। सर 2 तरह की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। अब ये समझना ज़रूरी है, लास्ट टॉपिक हमारा फिजन और फ्यूजन की बात करते हैं हम लोग। सर आइंस्टीन ने रिलेशन दी थी, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। आइंस्टीन ने इलस्ट्रेट करा था E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर को, जिसमें कि बोला गया था कि यार एनर्जी मास रिलेशन है ये। मतलब कहने का मतलब था कि जिस भी बॉडी का मास डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा। तो लॉस्ट मास कन्वर्ट्स इनटू ह्यूज एनर्जी। तो यहाँ पे मास का डिफरेंस, जो मास निकल रहा है, जब अल्फा बीटा निकल रही है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये मास ही क्रिएट कर रहा है बहुत ज्यादा एनर्जी के सोर्सेज में। तो इसकी वजह से मास कन्वर्ट हो रहा है बहुत सारी एनर्जी में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है पता है हमको? एमयू होता है, जो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एनर्जी इक्विवेलेंट होती है 1 एमयू के, जिसको बोलते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इनकी पावर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन 1.6 की पावर -19 होता है, और वोल्ट तो को पता है पोटेंशियल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर चेंज ड्यू टू द मास लॉस। क्यों होती है? क्योंकि मास का लॉस होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है और वो निकलती है आगे। सर किस फॉर्म में निकलेगी? 2 फॉर्म में निकलेगी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। सर फिजन पता है जब एक बड़ा एटम ब्रेक होता है छोटे न्यूक्लियाई, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई में, पेरेंट न्यूक्लियाई जब ब्रेक होता है छोटे न्यूक्लियाई में, बोलते हैं फिजन का फॉर्मूला फिजन। फ्यूजन क्या होता है सर? जुड़ना। फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, आपस में जुड़ना। फिजन का मतलब होता है एक बड़े का छोटे में ब्रेक होना, और और फिजन का मतलब ब्रेक होना, और फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना। ठीक है, दैट्स द प्रोसेस। सर हैवी न्यूक्लियाई is spread into the lighter nuclei when struck by a slow neutron। लेकिन एनर्जी देनी पड़ती है कि न्यूट्रॉन दो, उसको तोड़ो और वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है बच्चों, 190 मेगावाट एनर्जी क्रिएट होती है हर एक फिजन में। ठीक है, और 2 से 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। वाई एनर्जी? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द मास, जितना रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा मास का लॉस होगा। ठीक है, किसने कहा? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ने। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हमने यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करी, मतलब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करा, तो यूरेनियम ब्रेक हो गया किसमें सर? बेरियम में और क्रिप्टन में। तो ये क्या हो गया सर? ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हो गया मतलब टूट गया, और 3 न्यूट्रॉन्स देखने को मिले, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हुई। काइंड ऑफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर की आइसोटोप कौन है? यूरेनियम 235 सबसे ज्यादा बड़ा आइसोटोप है, सबसे ज्यादा फिजनेबल होता है। तो एक 100 न्यूट्रॉन से ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर 238 की बात करें तो इसको फास्ट न्यूट्रॉन्स, मतलब जो न्यूट्रॉन्स इस पे बॉम्बार्ड करे जाएं वो ज्यादा एनर्जी से कर जाए, तो वो भी एक फिजन का प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। सर इसमें क्या होती है सर? चेन रिएक्शन होती है। न्यूट्रॉन फ्रॉम वन फिजन ट्रिगर्स द अदर। एक हुआ तो बाकी सारे भी ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं, और फिर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस बढ़ता जाता है। ये चेन रिएक्शन रुकती नहीं है और आगे बढ़ती ही जाती है। ठीक है, चलो अनकंट्रोल्ड है बच्चों, क्या है? अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है, एक्सप्लोजन क्रिएट करती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं इसी रिएक्शन की वजह से, फिजन की वजह से। ओके, यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल वे में लोग उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, जहां हमको एनर्जी या पावर जनरेशन करनी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी। बात करते हैं रेडियोएक्टिव डीके की और न्यूक्लियर फ्यूजन की। रेडियो डीके स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा, और ये नेचुरली होता है। जो जो रेडियो डीके हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, लेकिन जो फिजन हो रहा है उसमें आपको न्यूट्रॉन्स देने पड़ते हैं, तब जाके फिर वो ब्रेक होता है, फिर वो अनकंट्रोल्ड और अन डिटरमाइंड होता है। ओके, एमिट करता है अल्फा बीटा गामा को, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। रेडियोएक्टिव डिके स्लाइट चेन एलिमेंट ट्रांसफर इनटू अनदर, यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है 2 छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में। एनर्जी रिलीज कम होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है। इसीलिए इसको यूज करते हैं एज अ जनरेशन ऑफ पावर। ओके, कंट्रोल्ड भैया, दोनों ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके हम लोग कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है। ओके, अब आता है फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या है सर? 2 छोटे न्यूक्लियाई का आपस में आके मिल जाना टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई। तो 2 छोटे एटम एटम मिल जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, रिलीज करेंगे बहुत ज्यादा एनर्जी को। फाइनल जो हमारा न्यूक्लियर का मास होगा वो ज्यादा होगा हमारे इनिशियल मास से। ठीक है, लॉस इन मास कन्वर्ट्स टू एनर्जी, यहाँ पर भी होगा। ई इक्वल टू स्क्वायर का यूज करेंगे। सर यहाँ क्या हुआ? तो छोटे छोटे एटम जिसका मास एटॉमिक नंबर 1 था, आपस में जुड़े और 2 बन गए, बड़ा एटम बन गया। एक न्यूट्रॉन अलग से निकला और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हुई। छोटे छोटे एटम कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ बड़ा एटम। नॉट पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नहीं, ऐसे ही कहीं भी नहीं हो जाएगा भैया, हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, बोथ न्यूक्लियर मस्ट बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, ऐसे छोटे मोटे टेम्परेचर में नहीं, ये होगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे।
जैसे कि रिपल्शन ना हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूक्लियर पास आएंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, और वो ना करें इसलिए हमको उनको फ्रीजिंग कंडीशन में ले जाना पड़ेगा, हमारे हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा और हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। कहाँ होती है सर? सन में होती है, स्टार पे होती है, वहां तो हो ही रही है, वहां तो हो ही रही है, वहां तो हीलियम क्रिएट हो ही रही है ना, वहां तो इग्रेशन हो ही रही है भाई, वहां तो हीलियम बन ही रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे तो बन रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बन रहा है वो। ओके, हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, ठीक है, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉम्ब अनकंट्रोल्ड। क्या आप लोग ने अभी हाइड्रोजन बॉम्ब पे कोई मूवी देखी है? हाँ, बताना जरा, नाम बताना जरा, कौन सी मूवी रिसेंटली विद इन 1-2 ईयर आई है, और जहाँ पे हम लोगों ने बात करी है एटॉमिक बॉम्ब्स की, ठीक है, और वो पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने की बात हुई थी। चलो देखते हैं कौन कौन उसका नाम बता पाता है। अच्छा, फ्यूजन और फ्यूजन में ये दो डिफरेंसेस है, एक बार जल्दी से देख लो। यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम की तरह यूज होता है, यहाँ पर ड्यूटेरियम या फिर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है 1s2 उसका यूज करते हैं। पता है, पता है, हाई टेम्परेचर और इन टेम्परेचर, लार्ज एनर्जी बट लेस देन फ्यूजन, मोर एनर्जी रिलीज फॉर द सेम मास। फ्यूजन की बात कर रहे हैं। यूरेनियम, ड्यूटेरियम प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव वेस्ट, नो हार्मफुल वेस्ट, यहाँ पे हार्मफुल वेस्ट नहीं बनता है। प्रोड्यूसेस रेडियोएक्टिव, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सर फ्यूजन को अभी तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वेपन कौन है? न्यूक्लियर बॉम्ब बनेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब बनेंगे, देयर अ डिफरेंस। यहाँ पे न्यूक बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब बनेगा, लेकिन दोनों ही भाई हार्मफुल हैं, दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, हमें उस पर फोकस करना है। यार बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने चैप्टर को, आई एम वेरी श्योर दिस मस्ट हेल्प यू फॉर योर एग्जाम। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बैक एक्सरसाइज लगाना, यू आर सॉर्टेड। लेकिन अगर नोट्स आपने बनाए हैं और आपको हमारे नोट्स चाहिए, तो हमने आपको प्रोसेस बता दिया है। वेदांत मेंटस के ऐप चले जाइए, वहां पर भी आ गए हैं। वेदांत मेंटस इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहां पर भी आ गए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और याद रखना कि यार आपको हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है। देखो हम भी लड़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, सच्ची बताऊं बहुत मेहनत जा रही है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स टू क्रिएट ऑल दीज वीडियोस। इस समय हमारे बच्चों के भी ऑफलाइन टेस्ट लगे हैं, उनके भी एग्जाम हो रहे हैं, स्कूल एग्जाम। हम वो टाइम मैनेज कर रहे हैं और पूरी टीम रिगरसली बैठ के आपके लिए रिसर्च कंटेंट, पीपीटीज डिजाइनिंग, देन वीडियो जनरेशन, देन एडिटिंग, देन पोस्ट प्रोडक्शन का काम, उससे रील्स काटना, शॉर्ट्स काटना, आप तक पहुंचाना, ये नोट्स आप तक पहुंचाना, ये फाइल आप तक पहुंचाना, ये सारा काम कर रही है। वी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स दैट इज कमिंग थ्रू यू ऑल। आज मैं बहुत डिमोटिवेटेड, पता है हमारे जो करंट व्यूज आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, जो जो हमने एक्सपेक्टेशन करी थी आपसे कि हम उस नंबर्स तक रीच करेंगे, वो अभी नहीं दिख रहा है हमको। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमको रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं बच्चों के बीच से, तो हम बहुत डिमोटिवेटेड थे। आज हमने कहा था यार क्या ही मतलब है इतनी मेहनत करने का, ऑफलाइन सेटअप बढ़िया चल रहा है, बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, वी आर हैविंग गुड नंबर्स इन ऑफलाइन सेटअप, तो व्हाई नॉट फोकस देयर ओनली। बट फिर मन ने कहा कि यार हम ऑफलाइन सेटअप से 200 400 500 बच्चों को तो पढ़ा पाएंगे, बट ऑनलाइन में देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग टू सी आर कंटेंट, टू सी आर पर्सपेक्टिव, हाउ वी टीच, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। तो उसके लिए हमने कहा कि नहीं, हम पढ़ाएंगे चाहे जो भी हो जाए। और सच्ची बताऊं, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने 2 कमेंट पढ़े अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे। बच्चों ने कुछ कुछ हमारे पिछले बच्चों ने कुछ कमेंट करे, और मैं चाहूँ तो बिल्कुल आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा उसको। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे वो। तो उन 2 कमेंट्स ने मुझे लिटरली गदगद कर दिया कि यार कैसे रुक सकते हैं यार, बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो फिर क्यों ही हम लोग यहाँ पे। द होल एजुकेशन इंडस्ट्री इज ऑन एंड फॉर द स्टूडेंट्स, और अगर हमने उनके लिए ही वर्क नहीं करा, उनके लिए मेहनत नहीं करी, तो फिर हमारे पर्पस क्या है? तो ऐसा नहीं है कि यार तुम ही डिमोटिवेटेड फील करते हो, हम भी करते हैं एट टाइम्स। वी आल्सो फील डिमोटिवेटेड, वी आल्सो फील कि यार नहीं बन रहा है काम, हमारे मार्क्स, जैसे आपके मार्क्स कम आते हैं हाफ ईयरली में, तो यू फील डिमोटिवेटेड। आप प्री बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई सब्जेक्ट खराब गया तो यू विल फील डिमोटिवेटेड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? उससे कम बैक करना। तुम्हें पता है आज नहीं तो कल हम आपके लिए वो क्रिएट करेंगे जो शायद कोई नहीं कर रहा है, या फिर अगर कोई कर भी रहा है तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, दैट्स नॉट द इवन इफेक्ट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि आप उससे बेनिफिट हो रहे हो। हम कह रहे हैं 50 अलग लोग अगर आपको मिलके हेल्प कर रहे हैं आपके ग्रोथ में, आपके वैल्यूज एडिशन में, आपके मार्क्स क्रिएशन में, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, एंड यू शुड बी फॉलोइंग इट, ठीक है। हम वही हमने 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 शाउट आउट टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली हमारी कुछ वीडियोस पे कमेंट करा। कहाँ से दिखेंगे कमेंट्स, कहाँ से दिखेंगे कमेंट्स, कहाँ से दिखते हैं कमेंट्स? आई थिंक उन्होंने 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 कुछ तो कमेंट करा था, बट मैं कैसे देखूं उन कमेंट्स को? क्या वो ट्रैक विद मेंटर्स पे था?
तो कुछ उन्होंने कमेंट करे जिसको देख के भाई हमें बहुत अच्छा लगा और देन वी थॉट कि नहीं हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो भाई काम करेंगे। हाँ शायद शॉर्ट पे था, शायद शॉर्ट पे था। कहाँ से आने का, हाँ शायद इसी में ही था। तो एक हमारा पीयूष बच्चा है कोई, जिसने लास्ट ईयर पढ़ा था, मैंने आपसे पढ़ा है और उसने उस अप्रिशिएट करा। और देन राघव इज देयर, मैं जानता हूँ सर, लव यू एंड योर होल टीम, एक हेल्प कर दीजिए प्लीज, प्री बोर्ड्स टिप्स दे दीजिए जो होने वाले हैं यार। प्री बोर्ड्स के लिए हमने एक वीडियो बना लिया है और वो लॉन्च हो जाएगा आपके लिए इन दिस वीक, डोंट वरी। हम आपकी जो नीड है उसको देखते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट बताते रहते हैं कि व्हाट दे रिक्वायर व्हेन दे रिक्वायर, तो हम उन्हीं के ट्रैक के अकॉर्डिंग, उन्हीं के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ऑब्वियसली दीज वीडियोज आर क्रिएटिंग देयर जर्नी इजी एज वेल, कि भाई उनकी लाइफ में भी वो हेल्प कर रहे हैं और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसके बाद क्या लाना है इज द लाइव सीरीज ऑफ द प्रैक्टिस, जहाँ पर हम और आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स की। एंड आई वांट कि हम उसको एग्जीक्यूट बहुत ही अच्छे लेवल पे करें, क्योंकि हमने जो डिजाइन करा हुआ है उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, दिस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले हैं और जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग उन सबको डिटेल में चैप्टर वाइज लाके आपके सामने रख के परोस देंगे, बिल्कुल साथ में प्रैक्टिस करेंगे उसको और एक मुकाम हासिल करेंगे जहां से हम अनबीटेबल हो जाएं। वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना है अपने को हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। दैट्स द नेक्स्ट गोल, बट बिफोर दैट एंड joining the hands together, we need your support, your help. Take the videos forward। आप अपने हर एक दोस्त तक, हर एक चड्डी बड्डी तक, हर एक आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो नोन्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो इस चैप्टर्स या इन क्लासेस के सराउंडेड हैं, उन तक पहुंचाइए, जैसे कि वी ऑल्सो गेट सम रीच थ्रू यू। और हमारे लिए वो रीच ही सब कुछ है, वो बच्चे ही सब कुछ हैं, वो हैंड होल्डिंग ही सब कुछ है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं टू क्रिएट वैल्यूज इन योर लाइफ। तो ऐसे कुछ मोटिवेशन हमको मिलते रहते हैं, ऐसे कुछ मोटिवेशन हम आपको देते रहते हैं कि यार तुम अपने को अकेले ना समझो, वी आर हेयर फॉर यू इन दिस होल जर्नी। और तुम्हारा 10th का रिजल्ट तुम अकेले नहीं लिख रहे हो, हम भी उसमें तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे जो भी मार्क्स आएंगे उसमें से कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट में तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर तुम अभी 80 पे स्टैंड कर रहे हो तो हम तुम्हें 95 तक लेके जाएंगे। अगर तुम अभी 90 पे हो तुमको 98 तक लेके जाएंगे। और अगर तुम 90 के ऊपर पहुंचोगे तुम्हें 100 तक ले जाने का दायित्व और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है। वी विल टेक यू देयर। बस कीप फाइटिंग, हम भी फाइट कर रहे हैं, आप भी फाइट करो और अपने अंदर के जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं इसको पीछे करो और आगे बढ़ते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो होंगे वो लाइव वीडियोस होंगे, क्योंकि ये तो भाई खत्म हो गया है चैप्टर और सीरीज भी, बैक बेंचर सीरीज खत्म हो रही है। और मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी है कि हमने इसको सक्सेसफुली ऑन टाइम खत्म भी कर लिया। हमारा टारगेट था कि हम इसको नवंबर के 15 के पहले खत्म करेंगे। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 13th ऑफ नवंबर। और 13th ऑफ नवंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:22 सुबह का 3:22 इज द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं लाइव में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। सोना भी है और कल क्लासेस भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और चिल्ड्रंस डे आ रहा है यार, 13th से है तो कल ही चिल्ड्रंस डे है, तो आपको एक कल वीडियो मिल भी जाएगा। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू।